मणिपुर में पिछले कुछ दिनों से मेती और नागा कुकी ट्राइब के बीच चल रही हिंसा और उग्र होती जा रही है और इस हिंसा की आग में जलता राज्य मणिपुर में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आलम यह है कि हिंसाग्रस्त क्षेत्रों से नागरिकों को निकालने का ऑपरेशन जारी है। मणिपुर हिंसा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र और मणिपुर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य में कल और आज कर्फ्यू में ढील दी गई। दोनों ही दिन वहां हिंसा की कोई घटना भी नहीं हुई। केंद्र और मणिपुर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि आरक्षण मामले की सुनवाई बाद में की जाए, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 17 मई तय की है। वहीं इस पूरे मामले पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट स्थिति को स्थिर करना चाहता है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से 10 दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। उधर मणिपुर में भड़की हिंसा के बाद सियासत भी गर्मा गई है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मणिपुर में आग लगी हुई है। ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ದಂಗೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, लोग मारे जा रहे हैं, ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। प्रधानमंत्री को कुछ लेना देना नहीं, होम मिनिस्टर को कुछ लेना देना नहीं। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ವೇ ಏನೋ ಅಂತಕ್ಕಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। नफरत की राजनीति का नतीजा है ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿದೆ। इस बीच मणिपुर में हो रही हिंसा के बीच छात्रों का भी संघर्ष जारी है और कई राज्यों के सीएम अपने छात्रों को मणिपुर से निकालने के लिए हर संभव मदद कर रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव में दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। ऐसे में बीजेपी समेत तमाम पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हुई हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की और विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। लेकिन ये लोग अवसरवादी लोग हैं, ये लोग परिवारवादी सोच के लोग हैं। इन लोगों के मन में विकास की कोई, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई कार्य योजना नहीं। इनकी अपनी एक कार्य योजना है और कार्य योजना के तहत ये लोग युवाओं के हाथों में तमंचा पकड़वा करके उन्हें समाज और राष्ट्र विरोधी तत्वों की ओर अग्रसर करने का कुत्सित प्रयास करते थे। तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में रोड शो किया, जिस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर वार किया। क्या कह रहे हैं? बिजली आ रही है हरदोगन से। कौन नहीं जानता हरदोगन से कब से बिजली आ रही है? कोई आज से बिजली आ रही है हरदोगन से? लेकिन ये सरकार बताए कि बिजली का एक भी कारखाना लगाया हो तो बताएं, और जो समाजवादी सरकार में लगा भी था बिजली का कारखाना, उससे बनने वाली बिजली को भी महंगे रेट पे खरीदने दे रहे हैं। इसलिए इस शहर ने और इस शहर के लोगों की एक अपनी अलग पहचान है। इनकी शिक्षा की वजह से पहचान है, गंगा जमुनी तहजीब की वजह से पहचान है, यहाँ पर पढ़ने वाले जो मिली जुली तहजीब के साथ आपस में मिलकर के रहते हैं, वो पहचान है। बता दें, यूपी नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण हो चुका है और अब दूसरे चरण की तैयारी है, जिसका नतीजा 13 मई को घोषित किया जाएगा। दिल्ली के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी शराब घोटाला देखने को मिला है। प्रवर्तन निर्देशालय ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला करीब 2000 करोड़ रुपए का है, जिसे अंजाम देने के लिए अनवर डेबर की अनुवाई में एक सिंडिकेट बनाया गया था। ईडी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में शराब के कारोबार में भ्रष्टाचार हुआ है और मनी लॉन्ड्रिंग के भी सबूत मिले हैं। ईडी ने एक बयान में कहा कि अनवर डेबर का धन शोधन रोकथाम अधिनियम के आपराधिक धाराओं के तहत शनिवार तड़के रायपुर के एक होटल से तब गिरफ्तार किया जब वो पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहे थे। पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने बाद में उन्हें 4 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। वहीं आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा। मगर यहाँ मामला भ्रष्टाचार का है और बड़ा ओपनली बताया गया है किस तरीके से 2000 करोड़ रुपए का एक्साइज जो है वो गबन किया गया। वो आदमी भाग रहा है, 7 बार सम्मन दे दिए गए, कांग्रेस के मेयर का सगा भाई है, तो उसके ऊपर जांच भी होनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी की भी जांच होनी चाहिए। तो उधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर संगीन आरोप लगाए।
ईडी के माध्यम से राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मैं पहले भी बताया था, अब ईडी स्थायी रूप से ईडी आईटी के लोग स्थायी रूप से रहेंगे और जैसे जैसे चुनाव होगा ये लोग नए नए षड्यंत्र करेंगे। जहाँ तक कि शराब की बात है, शराब कॉरपोरेशन के माध्यम से जो विक्रय का निर्णय है वो रमन सिंह की सरकार में हुआ 2017 में, और 2017-18 में आबकारी मद से लगभग 3,900 करोड़ की प्राप्ति हुई। इसी कड़ी में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सरकार पर संगीन आरोप लगाए हैं। कर्नाटक की धरती पर चुनावी संग्राम जारी है और इस रण में कोई भी पार्टी पीछे रहना नहीं चाहती है। बीजेपी हो या कांग्रेस, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपना पूरा दम दिखाने में नजर आईं। कांग्रेस की तरफ से जनसभा की गई। इस मौके पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। भाइयों और बहनों, मैं गुजरात का हूं, अहमदाबाद का मैं पुत्र हूं, मैं भूमि पुत्र हूं। मुझे जिताकर आप दिल्ली भेजिए, मेरी मर्यादा का आप पालन किए। मोदी साहब, मैं यहाँ के जमीन में पैदा हो गया हूं, मैं इस भूमि पुत्र, मैं गुलबर्गे का हूं, कर्नाटक का हूं, तो जो हक आपको गुजरात में है मुझे गुलबर्गा में और कर्नाटक में मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। चुनावी बयार के बीच तमाम पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का दौर जारी है। जहां कांग्रेस नेता ने सरकार को घेरने की कोशिश की तो वहीं बीजेपी नेता ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। My dear friend, I am telling you, 101% we are going to win more than 130 seats and we are going to form the government without anybody's support. And next Lok Sabha election also we are going to win more than 25 seats. And Modi ji and Amit Shah is touring in the state like anything because of all their support and Bommai's government performance. And we are going to win more than 130 to 135 seats this time. वहीं केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी नेताओं पर पलटवार किया। प्रचार सब खत्म होने जा रहा है। आज सबने अपनी बात कर दी। हम लोगों ने बार बार कहा कि बीजेपी के नेताओं को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, जितने भी बड़े मुख्यमंत्री सब जगह से आए हैं, बार हमने उनसे कहा मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, लेकिन एक भी बार 10 मई को कर्नाटक में मतदान होगा और जिसके नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। केरल के मल्लमपुरम के तानूर इलाके में 7 मई की शाम करीब 40 यात्रियों को ले जा रही एक हाउस बोट पानी में डूब गई, जिससे 22 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। केरल सरकार ने बोट हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है और कहा कि सरकार घायलों के इलाज का खर्च वहन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है और प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मल्लमपुरम जिले के तिरुगंडी तालुक अस्पताल का दौरा किया। यहाँ हादसे में रेस्क्यू किए गए लोगों का इलाज चल रहा है। बता दें कि 7 मई को एक ओवरलोडेड डबल डेकर पर्यटक नाव के पलट जाने से एक पुलिस अधिकारी समेत 22 लोगों की मौत हो गई थी। केरल के राजस्व मंत्री के राजन ने आज कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और बचाव दलों द्वारा तलाशी अभियान जारी है। इस हादसे के बाद पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया है और ट्विटर पर लिखा, केरल के मल्लमपुरम में नौका दुर्घटना में लोगों की मौत से आहत हूं। शोक संपन्न परिवारों के लिए प्रति संवेदना। PMNRF से 2 लाख प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रदान किए जाएंगे।
तो वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है और कहा केरल में हाउस बोट पलटने की घटना से गहरा सदमा लगा, जिसमें कई बच्चे सहित 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मैं इस त्रासदी पर शोक व्यक्त करती हूं और परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। हम शोक संपन्न लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इसी के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने भी इस हादसे के बाद दुख जताया है। मल्लमपुरम के जिला कलेक्टर वीआर प्रेम कुमार ने कहा, सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने सभी विभागों को अलर्ट किया। पुलिस और बचाव अभियान से संबंधित सभी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया गया। नेवी को भी मौके पर बुलाया गया। इस घटना में 22 लोगों की मृत्यु हुई है। 5 लोग तैरकर किनारे पर पहुंचे। 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बचाव अभियान जारी है। पुलिस के मुताबिक घटना शाम करीब 7 बजे की है, लेकिन हादसे की सही वजह का फिलहाल अभी तक पता नहीं चल पाया है। Bell icon. Never miss an update.